बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, सेक्शन नंबर जो आपका 1 था उसमें आपका एक दूसरा जो चैप्टर आता है ना, अल्काइल हैलाइड वाला, तो वो आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये आपकी बुक की मैंने ना पिक्चर्स लेके तो वो साथ सामने रखे हैं ताकि मैं इसके ऊपर आपको ना एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, अल्काइल एड्स में जनरल डिस्कशन तो हमने इसकी नोमेनक्लेचर वाला पिछला चैप्टर उसमें भी बात कर ली थी ना कि अल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ जो है आपके वो कोई ना कोई हैलोजन आके जुड़ा हो तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये सारे उसने अल्काइल ग्रुप्स की एग्जांपल दी हैं। वो ऐसे दी हैं कि कोई भी अल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन हमारी रिप्लेस हो जाए, निकल जाए, तो पीछे ग्रुप बच जाता है, उस ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप का नाम दे। जैसे मीथेन से मिथाइल हो गया। ये अल्काइल ग्रुप ऐसे बने ना, अल्केन के एंड पे ए एन एन था ना, तो उसको एन को हटा के वाई एल लगा दिया तो वो अल्केन से अल्काइल। इसने मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। अच्छा, उसमें फिर दो कैटेगरी, अगर स्टेट चेन में हो तो एन प्रोपाइल होता है, और अगर इस तरह हो सेंटर वाली कार्बन से अटैचमेंट हो तो उसको आपने आइसोप्रोपाइल का नाम दिया था। इसी तरह ब्यूटेन में हमारे पास जो 4 कार्बन वाला ना, उसके अंदर स्टेट चेन में हो तो उसको हम ये एन ब्यूटाइल, और अगर ये इस तरह हो दूसरे नंबर से अटैचमेंट हो तो उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। और इसी तरह अगर ये इस तरह आइसोब्यूटेन आपकी ना, इसकी अगर कॉर्नर से यहाँ से अटैचमेंट हो तो इसका नाम आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और अगर यहाँ सेंटर वाले से हो तो उसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। क्योंकि टर्शरी कार्बन है ना, तो टर्शरी कार्बन की वजह से टर्शरी ब्यूटाइल आ गया। ये आइसो की जो शक्ल दो मिथाइल कॉर्नर पे, इसमें आइसो ब्यूटाइल का नाम दे। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल इसलिए कि अटैचमेंट जो है वो सेकेंडरी कार्बन से है ना, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इस वजह से इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम दे रहे। इस तरह ये 5 कार्बन न्यू पेंटेन, अगर ये इन चारों में से किसी भी कार्बन से अटैच होती तो उसका नाम न्यू पेंटाइल ग्रुप हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब ये उनके अल्काइल अल्केन से अल्काइल ग्रुप जो नाम दे रहे हैं हम, उसका देने का तरीकेकार। अच्छा, यहाँ पे इसने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो हमने पहले भी की होगी उसमें ना, अल्केन अल्कीन। वैसे उसमें प्रॉपर हमारे पास चूंकि फंक्शनल ग्रुप होता तो नहीं है, वैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आल्सो डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज। कि एक आपका एटम है, जैसे इस केस में अल्काइल हैलाइड के केस में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्स है ना, हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जो। तो हेलोजन हो, यानी इस हमने चूंकि अल्काइल हैलाइड की बात करें तो उसी के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। को फंक्शनल ग्रुप जो ये मौजूद हैं तो इनकी बेस पे उसकी पूरे कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड कर रही होती। तो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, उसके बाद तीसरा पेज है। ये अब जनरल सिर्फ डिस्कशन है, क्वेश्चन आपके पेपर के हवाले से यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स ना। ये ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन भी मौजूद हो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन हेलोजन के साथ है। तो ये जितने अल्काइल एड हैं ये सारे ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं, कि ये ऑर्गेनिक, पिछली चेन इनकी सारी ऑर्गेनिक होती है और इनके अंदर हेलोजन भी मौजूद होता है, तो इसलिए इनको ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूँ, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, आप कहेंगे जी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन मौजूद हो सो ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स कहते हैं। फिर अगला आता है कि उसकी टाइप्स में हमारे पास क्या है, या इसका ये जो दूसरा, इसी का दूसरा नाम है हेलो अल्केन्स, कि ये जो अल्केन्स होती हैं उसी के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, कि एक हाइड्रोजन हटा के अल्केन में से हेलोजन हम रख देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हेलोजन आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन जो है ये आपका मोनो भी हो सकते हैं, यानी एक हेलोजन भी हो सकता है, उसके अंदर डाई ट्राई एंड सो ऑन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी हेलोजन की जो तादाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन, तो एक दो तीन एंड सो ऑन, पोली हेलोजन अल्केन्स भी हो सकती है। नोमेनक्लेचर जो मोनो एलो अल्केन्स को नाम देने का तरीकेकार है वो हमने उसमें भी नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस कर लिया था कि जर्नल नाम देते हैं,
जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम और एंड पे हैलोजन का नाम लिख देते हैं, तो अल्काइल हैलाइड आ, जैसे इथाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड सो ऑन। और IUPAC ये जनरल नेम है। इसी तरह जो डाई हेलो एल्केन्स हैं उनके भी जनरल नाम इसी तरह देते हैं, जैसे ये 2 कार्बन थी ना, तो 2 कार्बन को इथाइलिडीन का, और साथ 2 ब्रोमीन है तो इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। इस तरह ये प्रोपेन ग्रुप है ना, 1 2 3 प्रोपेन कहते हैं, और चूंकि सेंटर से अटैच है तो आइसोप्रोपाइलिडीन हो गया। और डाई क्लोराइड उसके अंदर डी आइलिडीन जो है ना, वो अमूमन आपको पता है अल्कीन्स के साथ शो करते हैं ना, कि जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वहाँ शो किया जाता है, तो उसी को ये बेस पे कहने ये नाम दिया हुआ है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन्स कम है और उन हाइड्रोजन्स की जगह हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो उसी से नाम इसको आइसो, जो भी ग्रुप होगा उसकी अटैचमेंट को देख के। अब आइसो प्रोपाइल इसलिए कहा ना कि अटैचमेंट ये सेंटर वाले से है ना, तो 2 मिथाइल कोने पे आ रहे हैं, तो इस वजह से आइसो प्रोपाइलिडीन हो गया और डाई क्लोराइड उसके साथ हो गए। ठीक हो गए। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि वो आपके इसकी जो है ना टाइप्स में, कि हेलो एल्केन्स ऑर्गेनो, ये आपके पास था ना, ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स कौन से हैं वो बता दिया। फिर उसने कहा टाइप्स है, तो टाइप्स में आप बता सकते हैं कि जनाब मोनो हेलो एल्केन्स भी हैं, डाई हेलो एल्केन्स भी हैं, एक से ज्यादा। अच्छा, जो मोनो होती हैं, जो मोनो होती है उसमें आपको पता है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी 3 किस्में बनती है ना, जैसे ये वाला ये अल्काइल हाइड जो है ये प्राइमरी है, कि हैलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। ये अल्काइल हाइड सेकेंडरी है, कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 से जुड़ी, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये अल्काइल हाइड भी सेकेंडरी हो गया। ये टर्शरी अल्काइल हाइड है। ठीक हो। तो मोनो हेलो एल्केन्स में 3 टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की। जो डाई हेलोल्काइंस है उसमें 2 कैटेगरी हम बताते हैं, एक वो है जो एक ही कार्बन के ऊपर दोनों जुड़े हों, जैसे ये है या ये है, इनको हम जेमिनल ना, GEM से शो करते हैं, जिम डाई हेलाइड या जेमिन डाई हेलाइड का नाम देते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये है कि 2 हैलोजन जो मौजूद हैं वो एडजेसेंट कार्बन में मौजूद हैं, जैसे ये साथ साथ कार्बन में, इनको हम विसिनल, ये विसिनल पोजीशन या विसिनल डाई हेलाइड या विस डाई हेलाइड्स का नाम देते। और नाम देना तो उसी तरह जैसे पीछे था, इथा 2 कार्बन को इथाइलिन डाइब्रोमाइड, और ये आइसोब्यूटाइलिन 1 2 3 4 है ना, और आइसोब्यूटीन है, तो आइसोब्यूटीन डाइक्लोराइड हो गया। एंड यानी अल्कीन का नाम जो भी हो उसके हिसाब से बनता है ना, तो वो लेके वैसे ही है ना, कि जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो उसकी जगह 2 हैलोजन आके जुड़ गए, तो यानी अल्कीन का ये डेरिवेटिव बन जाता है, तो उसी से फिर नाम इसको दे देते हैं, कि जो यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं तो जो अल्कीन बनती है उसका नाम, और उसके एंड पे डाई हेलाइड लगा देते हैं, डाइब्रोमाइड डाइक्लोराइड। ये जनरल नेम सारे डिस्कस हो रहे हैं। IOC भी हम बात करते हैं तो वो आपके जो है ना वो नंबरिंग के हिसाब से चलता है, ये सारे आपके कॉमन नेम्स में चल रहे हैं। अब इसने आगे IUPAC नेम इसमें ये एक ही एग्जांपल दी है, तो वो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेके फिर हम नंबरिंग करते हैं उधर से जिधर से हैलोजन जो है वो करीब, और उधर से नंबरिंग करके फिर जो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, और एंड पे आप जो पे मेन चेन है उसका नाम लगा देते हैं। तो ये तो आपके नॉमेनक्लेचर की ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई थी। अब इसके आता है जी अल्काइल हैलाइड्स की जनरल जो डिस्कशन के हवाले से, उसमें फर्स्ट हमारे पास है इसका ना प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड, कि अल्काइल हाइड की प्रेपरेशन हमने करनी हो तो हम कैसे करेंगे। उसमें पहली उसने ऑप्शन दी है जी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, के जो अल्केन्स हैं इसमें आपने पढ़ा हुआ है सनलाइट में भी ये रिएक्शन हो जाता है, या हीट दें तो हीट की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन आ जाता है। इसकी अब ये इसने एक एग्जांपल दी है, जैसे RH कोई अल्केन है उसको क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, तो हीट करें या सनलाइट को यूज करें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड और ये HX जो है वो बन जाता है। इसमें सनलाइट भी के पास भी इतनी एनर्जी है कि ये रिएक्शन करवा सकती है, और हीट हम दें तब भी ये रिएक्शन हो जाता है। और इसमें आपको पता है एक ही प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आता, ये इसने एक ही स्टेप लिखा है कि अगर एक हाइड्रोजन हो तो ये स्टेप है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो तो ये रिएक्शन सनलाइट में हो या हीट की मौजूदगी में हो तो ये रिएक्शन बार बार चलता रहता है।
जब तक सारी जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस नहीं हो जाती। इसकी एग्जांपल शायद अगले पेज पे भी एक और दी हो, उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखें, अगर क्लोरीनेशन करें तो कहता है जी रूम टेम्परेचर पे सनलाइट में रिएक्शन हो जाता है, लेकिन अगर ब्रोमिनेशन करें तो सनलाइट के साथ साथ हमें हीट भी थोड़े करना पड़ता है, 127 डिग्री सी देते हैं तो फिर जाके वो ब्रोमिनेशन होती है। ठीक हो गया। और उसका जो अब यहाँ पे एक जुमला मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं कि ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन तो हो गया ना, ये कि ये सपोज करें कार्बन है और ये मीथेन है, ठीक है जी, और इसकी आप हैलोजिनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन करते हैं तो आपको पता है कि ये रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में नहीं होता, एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है। और यहाँ आपने इसको सनलाइट दी है, ठीक हो गया। क्लोरीनेशन सनलाइट में हो गई है, ब्रोमिनेशन के लिए हीट देनी पड़ती है। अच्छा, ये क्लोरीनेशन करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ ये प्रोडक्ट, मैं सारे सिर्फ ना प्रोडक्ट इसके लिखता जाता हूँ। रिएक्शन ना तो एक प्रोडक्ट आपका ये बनता है कि तीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, उसकी जगह क्लोरीन आ गई, एक प्रोडक्ट ये बनता है। उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट ये बनता है कि दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और दो क्लोरीन आ जाए, ठीक हो गया। और तीसरा प्रोडक्ट ये बनता है कि तीन का हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह तीन क्लोरीन आपके पास आ जाए। चौथा प्रोडक्ट ये बनता है कि चारों के चारों ही क्लोरीन आपकी रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह चार चार हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह चार क्लोरीन आ जाए, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो आपका बन जाता है। ठीक होगा, ये यानी इसका टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट ये बनते हैं। यानी हमें इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, एक ही प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। तो जो जो भी रिएक्शन हमारा मिक्सचर देता हो ना, उसको फिर हम कहते हैं कि ये सिंथेटिकली, यानी कोई कंपाउंड सिंथेसिस करना हो उस हवाले से, रिएक्शन करवाने के हवाले से सिंथेटिकली ये जो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हो वो नॉन इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट होता है। ठीक हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमें फिर हमारा उसमें ये होता है अगर मैंने यहाँ सिर्फ ये CH2Cl2 बनाना है तो बाकी भी साथ होंगे, तो इनको फिर मेरे लिए एक अलग मसला ये आएगा कि बाकियों को इसमें से सेपरेट कैसे करना है, तो सेपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। तो उस केस में हमारा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए जो भी मिक्सर प्रोडक्ट बनाता हो उसको हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन सिंथेटिकली हमारा जो है ना वो अच्छा नहीं होता। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया, एक तो ये ओवरऑल मैंने रिएक्शन आपको बता दी, ये आपकी बुक के ऊपर देखें ना, तो ये इसी पेज पे 213 पेज के ऊपर हेलोजिनेशन पार्टिकुलरली क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन यूजुअली यील्ड्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हमें मिल रहे होते हैं। ये एक आपका यानी इसमें आ जाता है पॉइंट ना। और ये रिएक्शन आपने उधर ना हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में भी पढ़ा हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन चलता है, तो वहां पे मैकेनिज्म वगैरह इसका दिया होगा। मैकेनिज्म में दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन इस रिएक्शन के हवाले से दो चार बातें जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने वहां भी की है, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा। एक तो ये हो गया, दूसरा बात हम करते हैं जो हेलोजेंस हैं उनकी रेक्टिविटी के हवाले से ना। तो रेक्टिविटी में हम बात करते हैं कि जो आपकी फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रेक्टिव है क्लोरीन से, ठीक है, वो ज्यादा रेक्टिव है ब्रोमीन से, और वो ज्यादा एक्टिव है आयोडीन से, ठीक है। और एस्टाटीन आपको पता वो वैसे ही रेडियो एक्टिव होती है, जो पांचवी हेलोजन है, तो वो हम नॉर्मली रिएक्शंस में नहीं ले रहे होते। अच्छा, इनमें से रेक्टिविटी आर्डर तो ये वाला है, लेकिन हमारे पास जो ज्यादातर यूज होता है ना, या जिसको रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ ये दो है, क्लोरीन और ब्रोमीन को इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि आयोडीन को क्यों नहीं करते, इसको क्यों नहीं किया, तो इसमें हम आंसर देते हैं कि जनाब इसकी जो रेक्टिविटी है वो टू लो है, बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से ये इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता।
और जो फ्लोरीन है उसकी बात करें कि ये इससे रिएक्शन क्यों नहीं करवा ले, तो इसमें फिर हम बात करते हैं कि ये इसका जो रिएक्शन है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से फिर उस रिएक्शन को कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस रिएक्शन को चलाना कैसे। ठीक हो गया। और अगर आप ये बात करें कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, तो उसमें हम रीजन देते हैं ड्यू टू नंबर एक, आप कहते हैं कि इसकी जो है ना वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से ये रिएक्टिव है। अच्छा नंबर टू, बल्कि पहले मैं तरतीब से चलता हूँ, पहला पहले ही जो बात है ना जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो होती है आपके पास ना लो डिसोसिएशन एनर्जी। कि इसकी जो है ना फ्लोरीन के मालिक्यूल जो है ना वो बड़ी आसानी से F2 बड़ी आसानी से टूट के फ्लोरीन के एटम में चला जाता है, तो डिसोसिएशन एनर्जी इसकी लो है। ठीक हो गया, एक मेन रीजन यही है। और अच्छा डिसोसिएशन एनर्जी लो होने की वजह से वो जल्दी टूट गया, जब जल्दी टूट गया तो फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन बड़ी जल्दी करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई, और फॉरन ही रिएक्शन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिएक्टिविटी इसकी हाई हो, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज्यादा होती है, तो फॉरन ही रिएक्शन में हिस्सा ले जाता है। तो ये दो मेन वजूहत है जिनकी वजह से फ्लोरीन ज्यादा एक्टिव है। और हाई एक्टिविटी की वजह से इसको हम यूज नहीं करते, कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, वो हमारे रिएक्शन के लिए वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। एक रिएक्शन जो घंटे में होना उसको ये 6 घंटे लगाएगा, तो फायदा कोई नहीं, इसलिए इसको यूज नहीं करते। और क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन को हम ज्यादातर यूज करते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ज्यादा है, मॉडरेट है। और इस वजह से इन दोनों में से किसी को भी यूज किया जा सकता है। और उसमें भी हमारे लिए क्लोरीन की गैस होती है ना, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जाहिर बात है, गैस नेचर की वजह से। और ब्रोमीन लिक्विड होती है, तो लिक्विड की रिएक्टिविटी है आपको पता है गैसेस के वाले से थोड़ी कम हो जाती है। तो रिएक्टिविटी इस वजह से क्लोरीन की ज्यादा थी, गैसेस शक्ल में थी, और हमें सनलाइट में हमारा रिएक्शन हो जाता है। लेकिन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें, आपने देखा यहाँ पे टेम्परेचर भी देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ा कि हमें इस ब्रोमीन के जो बॉन्ड है उस बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए थोड़ी जो यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करने के लिए थोड़ी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसलिए हमें टेम्परेचर यूज करना पड़ा है। फिर जाके ब्रोमीन का मालिक्यूल टूटा है, और इसने रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत चलाया, और उसको सोन उसको पास आगे किया प्रोडक्ट की तरफ। ठीक हो गई। तो आपकी बुक के हवाले से मैं इसको ना देख रहा हूँ, जैसे जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें आप बुक के ऊपर चाहे मार्क भी करते रहे। एक पॉइंट आपने बता दिया ओवरऑल रिएक्शन का, हीट या सनलाइट में हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपने बता दिया, यहाँ पे उसने रिएक्टिविटी की बात की है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और आगे सारा पॉइंट वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, सारे हैलोजेंस को कंपेयर करके किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है और क्यों है। ठीक होगा, ये वाला पॉइंट जो हमने ये डिस्कशन की है इसमें, ये वो वाला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा जी कि ये हमें कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ यूजफुल सिंथेटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि ये अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कोई सिंथेटिक मेथड जो है ना वो इतना यूजफुल नहीं है। ठीक होगा, उसकी वजह क्या है वो आपने यहाँ पे मैंने आपको इसमें ये चीज ना यहाँ पे बताया कि जहाँ जो भी चीज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देती है वो सिंथेटिकली नॉन अनइम्पोर्टेंट होती है। अगर आप कहें उसकी वजह क्या है, तो उसकी रीजन भी आप लिख सकते हैं, ड्यू टू involvement of further processes for the separation of desired product। ठीक होगा, कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए उसको अलग करने के लिए फिर हमें ज़्यादा फर्दर सेपरेशन के लिए प्रोसेसेस इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, तो इस वजह से इसको हम सिंथेटिकली अनइम्पोर्टेंट कहते हैं। यहाँ उसने लिखा है जी कि ये जो रिएक्शन देखा ना कि क्लोरीनेशन की है न्यू पेंटेन की, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट सिंपल एक ही आया। उसकी वजह ये है कि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, ये जो सेंटर वाली कार्बन है, तो ये कोने वाली जो चारों हैं मिथाइल है वो एक जैसे हैं, तो तीन इधर से तीन तीन चारों में से एक एक हाइड्रोजन कहीं से भी रिप्लेस हो जाए, एक ही प्रोडक्ट है, या तीनों रिप्लेस हो, मतलब अब मिलेगा आपको मिक्सर ही, वो मिलेगा मिक्सर ही, लेकिन ये कि इसी तरह चलता रहेगा।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एक पॉइंट तो ये हो गया जी। उसको उसने कहा जी पॉली हेलोजिनेशन इन दिस केस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ न्यू पेंटेन। कहता है अगर आप इसमें से पॉली हेलोजिनेशन को रोकना चाहते हैं ना, यानी क्लोरीन सिर्फ एक ही हो बाकी पे ना हो, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा कर दो और इसको ज्यादा कर दो, एक्सेस में कर दो, तो फिर एक क्लोरीन इतनी कम होने की वजह से फिर सारे मालिक्यूल्स में एक एक क्लोरीन आएंगी और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बन जाएगा, ज्यादा जो है वो नहीं बनते। उसके बाद उसने कहा है जी कि since it is no inconvenient to handle gaseous chlorine in the laboratory, such chlorination is often carried out with sulfuryl chloride, SO2Cl2 होता है ना, सल्फोराइल क्लोराइड, SO2Cl2। तो वहां से SO2 गैस अलग हो जाती है और क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस होती है और क्लोरीन फिर आगे रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेके हमें प्रोडक्ट बना देती है। तो कहते हैं डायरेक्ट हम क्लोरीन जो है उसको, गैसियस क्लोरीन जो है उसको यूज नहीं कर, हमारे लेबोरेटरी में जो हैंडल करना मुश्किल होता है, तो उसकी बजाय फिर हम ये सल्फोराइल क्लोराइड जो है उसको यूज कर लेते हैं, तो हमारे लिए जरा आसान हो जाता है। उसके बाद ये आपका अलग से क्वेश्चन है जी, अल्काइल आयोडाइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स। वो हमने बात कर ली कि डायरेक्ट आयोडीनेशन से हम अल्काइल आयोडाइड नहीं बना रहे होते। उसकी रीजन हमने ये दी अल्केन्स के केस में ना, कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। लेकिन however be prepared by treating alkyl chloride bromide with sodium iodide in एसीटोनर में। लेकिन अगर आप अल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो फिर हम उनको ट्रीट कर लेते हैं सोडियम के साल्ट के साथ, यानी सोडियम आयोडीन के साथ, या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडीन या पोटेशियम आयोडीन के साथ, के उनके यानी सोडियम या पोटेशियम के साल्ट ले लेते हैं आयोडीन के साथ, तो सोडियम क्लोरीन मिल बन जाएगी और आयोडीन वहां पे जाके अटैच हो जाएगी, तो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा और प्लस NaC जो भी साल्ट होगा साथ वो बन जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सवाल करें कि सर जब अल्काइल आयोडाइड हैलाइड आपने बनाना था तो वो तो बन गया, खत्म होगी बात, तो ये अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने का फायदा कि आपके क्लोराइड जो बना हुआ है, क्लोराइड हो या आयोडीन हो, जब रिएक्शन होता है ना, अब अगर अगर रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है, ये हैलोजन तो निकल जाता है, रिएक्शन तो इस पिछले हिस्से ने करना होता है ना, तो वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, वो चाहे क्लोरीन हो या चाहे आयोडीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम क्लोराइड की बजाय उसको आयोडीन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो इसके सवाल के जवाब में हम आंसर में इसको दे सकता हूँ कि अगर आप कहना कि सर ये मेरे पास R ग्रुप है और ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक हो जी, इसको चेंज कर दिया है हमने अल्काइल आयोडाइड में, ठीक हो गए, और उसकी वजह क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया है, तो उसका आंसर हम देते हैं कि ये जो आपके RI है ना, अल्काइल आयोडाइड है ना, आर मोर एक्टिव देन RCl या RBr। जो अल्काइल ब्रोमाइड है या अल्काइल क्लोराइड, उनकी निस्बत से आपके जो अल्काइल आयोडाइड है वो ज्यादा रेक्टिव है। और एक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि बड़ी आसानी से रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं। तो जो भी आप रिएक्शन करवाएंगे ना अल्काइल हैलाइड का, तो अगर आप क्लोराइड या ब्रोमाइड को यूज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन कर रहा है 6 घंटों में, और ये आपका रिएक्शन वही रिएक्शन 2 घंटों में खत्म कर देता है। तो इसका मतलब हमारा टाइम काफी बच जाता है, हमारा अगर हीटिंग वगैरह दे रहे हैं तो उसमें हमारी काफी बचत है, इकोनॉमिकल हो जाता है, हीट एनर्जी काफी बच जाती है, एंड सो ऑन। तो इसलिए हम कहते हैं अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाए, यानी शॉर्ट क्वेश्चन बनाए कि जनाब अल्काइल आयोडाइड जो है वो डायरेक्ट आयोडीन नेशन अल्केन से बनते नहीं, क्यों नहीं बनते, उस इस जुमले का आंसर तो आपका ये हो गया ना कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। वो क्यों लो होती है, इसी का रिवर्स में बोल देंगे कि उनकी डिसोसिएशन एनर्जी हाई है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, इस वजह से आयोडीन जो आपकी है वो कम रिएक्टिव, ठीक हो गया। मैं चलो इसमें हाई डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक हो गई, और नंबर 2 लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। तो इस वजह से हम आयोडीन जो है उससे डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते। इस सवाल का जवाब हो गया। फिर अगला कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इनटू अल्काइल आयोडाइड, कि अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है, उसकी क्या वजह है। उसके आंसर में फिर हम ये जवाब देते हैं
कि जनाब जो अल्काइल आयोडाइड हैं वो क्लोराइड या ब्रोमाइड की निस्बत से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर आप पूछें वो क्यों, तो उसका आंसर भी आप लिख सकते हैं ड्यू टू नंबर वन, कि जो बॉन्ड एनर्जी है ना, आप ऐसे लिख देना कि अल्काइल आयोडाइड इसकी बात हो रही ना, आर आई की बात हो रही, तो इसकी लो बॉन्ड एनर्जी है, और वो क्यों है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है ना, उस साइज बड़ा होने की वजह से उसकी जो फिर बॉन्ड एनर्जी है वो कम हो जाती है, और कम बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से उसकी जो ये आर और आयोडीन का ये जो बॉन्ड है ये बड़ी आसानी से टूट जाता है, तो जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी जल्दी कर जाता है। ठीक हो गई। दूसरा पॉइंट है जी, दूसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स, कि अल्कीन्स में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करें तो हमारे पास जो है ये इसका प्रोडक्ट आ जाता है, तभी अल्काइल हैलाइड आ जाते हैं। वो तो सिंपल सा आपको पता है, ये रिएक्शन आपने नॉर्मली डिस्कस भी किया हुआ है। और ये आपका अल्कीन में आपने चैप्टर नंबर 5 तो अभी नहीं पढ़ा, अल्कीन वाला नहीं पढ़ा आपने ना, उसके अंदर इस रिएक्शन की डिटेल भी है, लेकिन मैं अब यहाँ पे चूंकि इसको थोड़ा सा हमने तो अभी नहीं डिस्कस किया, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करता जाऊंगा। अच्छा, रिएक्शन इस तरह है, अब याद रखने के लिए इस तरह रख लें कि जनाब जो भी अल्कीन होगी ना, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन, ये इथीन की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इथीन के अंदर मैं ऐड करता हूँ जी आपका ना यहाँ पे सपोज HCl ऐड करते हैं, ठीक हो, हेलोजन एसिड आप ऐड करते हैं। अच्छा, हेलोजन एसिड ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, जिस तरह हाइड्रोजनेशन करते हैं ना तो डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, एक हाइड्रोजन उधर और एक उधर, बिल्कुल उसी तरह जब आप HCl ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चली जाएगी और दूसरी कार्बन के ऊपर क्लोरीन चली जाएगी, एक के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगी, दूसरी के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसका वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये आपके पास है, एक तरफ तो हाइड्रोजन चलेगी ना तो वो डबल बॉन्ड आपका सिंगल होगा, और दूसरी तरफ आपकी क्लोरीन आ गई, यानी ये क्लोरीन लग गई, और डबल बॉन्ड आपका सिंगल हो गया, और वहां पे दूसरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन चलेगी, तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया, साथ हेलोजन, ये अल्काइल हैलाइड आ गया आपके पास। ठीक हो गया, इसके लिए हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं होती, रीजन वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं। बस मीडियम देना पड़ता है, मीडियम इसमें थोड़ा सा पोलर हम लेते हैं, उसकी वजह ये, मैं इसका मैकेनिज्म भी साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे तो वो अल्कीन वाले चैप्टर में मैकेनिज्म आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे इसकी ना चूंकि बात आई है तो साथ तो करते जाएं इसको मुकम्मल तौर पे। अच्छा, ये HCl है जी आपके पास, पहले स्टेप में क्या होता है कि आपका HCl जो है ना एसिड है ना वो आयोनाइज होता है, ठीक है, आयोनाइज होगा तो H+ आयन और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है H+ आयन, और ये आपके पास आ गया Cl- आयन, इसमें कन्वर्ट हो जाए। ये जो H+ आयन है, अब आपके पास ये जो इथीन का मालिक्यूल, अल्कीन जो भी होगी उसका मालिक्यूल आता है, और उसके ऊपर आके ये आपका जो H+ है ना वो आके अटैक करता है। अच्छा, रिएक्शन हमारे पास इस तरह है कि अटैक जो होता है हमेशा, आपने पीछे ना अल्केन वाले चैप्टर में या शायद शुरू में थोड़ा सा डिस्कशन इस हवाले से की हो, कि जब भी आपका अटैक होता है ना रिएक्शन का, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा होता, वो तो एक जगह फिक्स होता है, उसने जाके अटैक नहीं करना होता। जो पॉजिटिव जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, वहीं पे हमेशा अटैक होता है, और कहाँ से होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से अटैक उधर होता है। तो ये जो यहाँ पे है ना पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो ऐसे फैले होते हैं ना ऊपर और नीचे, न्यूक्लियस की कम अट्रैक्शन में होते हैं, और हम उनको वीक बॉन्ड भी कहते हैं पाई बॉन्ड को, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे फैले हुए होते हैं। तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपके,
असल में वो आते हैं और आके यहाँ पे आपका जो H+ है इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये H+ के ऊपर आके अटैक करेंगे। अब हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए या इधर अटैच हो जाएगी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो जब वो अटैच हो जाएगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, इसको मैं समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ, ये H+ का मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन के पास बाण बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना बाण के अंदर, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर H के साथ। वो इन दोनों में से फॉर एग्जांपल ये जो ये वाली कार्बन है, ये कोने वाली, इसने इस्तेमाल की, इसने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ के CH3 बना लिया। ये CH2 ही रह जाएगा। और चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस्तेमाल किए हैं और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी वो वाली कार्बन ले गई है, तो इस वजह से इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। और छोड़ने की वजह से जो इस कार्बन जो है इसके ऊपर आपके पास प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया? तो ये जो इस शक्ल में बनती है, इसको आपने वो बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको हम कार्बोकेटायन का नाम देते हैं। ठीक हो गई, पहले स्टेप में ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो जो आपके पास हेलोजन था, हेलाइड था ना, Cl- था ना, वो आता है और उसने आके, ठीक है जी, ये Cl- है। अब वो Cl- आता है, वो आके इसके ऊपर अटैक करता है और इसकी शक्ल आपके पास ना कुछ प्रोडक्ट जो बनेगा ना। और अटैक की भी मैं, जार बात ये माइनस है तो इसने कहाँ अटैक करना, प्लस के ऊपर ही अटैक करना है ना। तो ये आएगा, तो ये आके यहाँ से ये प्लस जो कार्बन आपकी है इधर आके अटैक कर देगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास जो नीचे प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये वाला CH3CH2 था पहले, और साथ ये आके अटैच हो गया तो ये Cl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म हो गया। ठीक हो गया इस रिएक्शन का जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि HCl हेलोजन एसिड ऐड होते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन, और ये अल्काइल हैलाइड बन जाता है। मैकेनिज्म, पहला स्टेप आयनाइजेशन का है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो H+ को टेक करते हैं, दोनों कार्बन में से एक कार्बन टेक कर लेती है। जो कार्बन हाइड्रोजन ले लेगी वो न्यूट्रल हो जाएगी, जो नहीं लेगी उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये हेलोजन उस प्लस के ऊपर जाके जुड़ जाता है, तो ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास इस तरह बन जाता है। अच्छा, ये अब कार्बोकटायन में भी आपको याद होगा, आपने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में, कि कार्बोकटायन हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं ना, प्राइमरी कार्बोकटायन भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है। कि अगर प्लस चार्ज प्राइमरी कार्बन के ऊपर हो तो प्राइमरी कार्बोकटायन, अगर ये प्लस सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आए तो वो सेकेंडरी, और अगर ये टर्शरी कार्बन के ऊपर आए तो वो टर्शरी कार्बोकटायन। और उन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल भी आपने वहां पे बात की थी, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो टर्शरी कार्बोकटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे इस केस में तो चूंकि दोनों हाइड्रोजन ये कार्बन सेम है ना, दोनों एक जैसी है, तो हाइड्रोजन जहां मर्जी जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं इसी को रीअरेंज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसको, बस ये रिएक्शन साथ साथ हो जाए। चलो फिर ये कि बाकी वो इसको मिटा दें। अच्छा, ये था जी ओवरऑल ना, ये मैं उसी को एक्सप्लेन कर, अगर मेरे पास ये है इथीन की बजाय ना प्रोपीन हो, यानी यहाँ पे आपका ना, ठीक है जी,
प्रोपीन आपके पास आ जाती। अगर ये वाली सूरत हाल हो तो फिर क्या करेंगे? प्रोपीन एंड दोनों, यानी अब इसको आप बोलते हैं ऐसी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइडें बराबर ना हो, उसको आप बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के दोनों साइडें, डबल बॉन्ड की दोनों साइडें बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब ये आपका अनसिमेट्रिकल रीजन, जो अनसिमेट्रिकल ही था ना HCl जो आपका ऐड हो रहा है, ये HCl अनसिमेट्रिकल है कि एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन, दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल कहला रहा है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप अनसिमेट्रिकल रीजन ऐड करेंगे, ठीक हो गया, तो फिर हमारा प्रॉब्लम आता है इसमें कि वो अब वो हाइड्रोजन किधर जाएगी और दूसरी जो आपकी है वो हेलोजन कहाँ जाएगा? अगर सपोज करें ये हाइड्रोजन इस कार्बन ने ली है, ये सेकंड वाली ने, तो ये CH2 हो जाएगा और प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा, यानी इसकी शक्ल आपके पास बनेगी इस वक्त ये CH3 CH2 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड और इस CH2 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये भी कार्बोकेटायन है। दूसरा चांस ये कि ये हाइड्रोजन ये वाली कार्बन गेन करती है, और अगर ये गेन करेगी तो ये CH3 हो जाएगी, ये भी CH3 पहले से ही, और सेंटर वाली जो CH है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी दूसरी जो शक्ल इसकी बनेगी इसी कंपाउंड की आपके पास, वो ये बनेगी कि जो सेंटर वाली कार्बन है उसके ऊपर प्लस आ जाता है। ठीक है, ये सेकंड, ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, और आपको पता है कि ये कार्बोकेटायन है प्राइमरी वाला। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और स्टेबिलिटी आपने पहले डिस्कस की हुई है, जो सेकेंडरी वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी की निस्बत से। तो अगर ये बन भी जाए ना तो ये खुद ब खुद ही रीअरेंज होगा, खुद ब खुद ही रीअरेंज हो के ये वाली जो चीज है, ये अगले जो ये आपका प्रोडक्ट है ये वाला, इसमें बदल जाएगी, कि ये यहाँ से एक हाइड्रोजन जो इधर शिफ्ट हो जाएगी और प्लस चार्ज उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्राइमरी खुद ब खुद सेकेंडरी में शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर चूंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है तो इसी के हिसाब से बनेगा कि ये जो आपके पास हैलोजन है वो आएगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और यहाँ पे उसका अटैक जो आपके पास बनेगा, यानी ये हाइड्रोजन का अटैक इस प्लस के ऊपर बनेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी उसी के हिसाब से यहाँ पे ऐसे साथ ये CH3, तो ये दूसरे नंबर पे आपके पास हेलोजन आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, तो ओवरऑल जैसे आपने ये ऊपर लिखा था उसी बेस पे अगर मैं बात करूं, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन बनता है जी कि यहाँ पे मेरे पास प्रोपीन थी, और प्रोपीन से मैंने HCl ऐड किया है तो उसका ये वाला प्रोडक्ट बना है। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है? जिसमें हेलोजन का मौजूद है सेंटर, तो इसी को हम, आपने एक रूल पढ़ा था मार्कोनी कुव्स रूल ना, ये अल्कीन वाले चैप्टर में भी होगा। तो मार्कोनिकुव्स रूल जो है उसके मुताबिक ये वाली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड करते हैं तो फिर उसका जो नेगेटिव पार्ट है, यानी यहाँ पे Cl- है, वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन उधर जाएगी जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो उसके मुताबिक हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। इस रूल को मार्कोनिकुस रूल कहते हैं। तो आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो हो सकता है इस हेडिंग के नीचे, वो ये हो सकता है कि जनाब अल्काइल हैलाइड्स, जब हम अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं हेलोजन एसिड को ऐड करके, यानी HCl है, HBr या HI जो है, इन तीनों में से कोई, HF तो आपको पता है वो हम यूज नहीं करते ना, क्योंकि वो वेरी रिएक्टिव एसिड बन जाता है ना, और उसको स्टोर करना ही बड़ा मसला होता है, वो ग्लास वगैरह को भी अपने अंदर हल कर लेता है।
तो इस वजह से हम उसकी उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम है। वैसे रिएक्टिविटी के हवाले से देखा जाए तो आपको पता है एच एफ वीक एसिड है, एच सी एल उससे स्ट्रॉन्ग है, एच बी आर उससे स्ट्रॉन्ग है, एच आई उससे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन चारों के अंदर है। लेकिन वो उसकी स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है कि वो ग्लास वगैरह में स्टोर नहीं होता, ग्लास के साथ रिएक्शन कर जाता है, उसके लिए स्पेशल वेसल चाहिए उसको स्टोर करने की। तो लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर या इंडस्ट्रियलिस्ट भी अमूमन इसको यूज नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास जो है ना वो फिर उसका यूज नहीं आता। बाकी ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। और एडिशन होने का तरीकेकार क्या है वो आपको बता दिया कि एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हैलोजन जाएगी, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हो तो फिर आपने हाइड्रोजन उधर ऐड करनी है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, और हैलोजन वहां लेके जानी है जहाँ पे हाइड्रोजन आपकी कम है। ठीक हो गया। और उस तरह आपके पास वो प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड वाला बन जाएगा। तो याद रखने वाला पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बनाऊं तो वो मार्कोनिकुस रूल के हवाले से बन सकता है कि मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक आप अल्काइल हैलाइड अल्कीन से कैसे बनाएंगे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि आर्डर ऑफ रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो आपके पास ये है कि एच आई है, फिर एच बी आर और फिर एच सी एल है। इनकी आर्डर और रेक्टिविटी का आर्डर इस पैटर्न पे बन रहा होता है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये कैसे है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ये टॉप पे मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ कि हमारे पास आर्डर ये बन रहा है कि एच एफ तो यूज ही नहीं हो रहा ना, और वैसे उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होती है। ठीक है। उसके बाद उससे ज़्यादा एक्टिविटी है एच सी एल की, और उससे ज़्यादा एक्टिविटी है एच बी आर की। ठीक हो गया। और उससे फिर ज़्यादा एक्टिविटी है एच आई की। ठीक हो गया। और इसकी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों है? मोस्ट एक्टिव बिकॉज द स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रोंगेस्ट एसिड among these फोर, कि ये जो चार आपने लिखे इन चारों में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है उसकी रीजन हम ये देते हैं कि इसके अंदर ये मोर आयोनाइजिंग पावर, इसकी आयोनाइज होने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। आयोनाइज होकर एच प्लस आयन ज्यादा देता है। ठीक हो गया। मोर आयोनाइजिंग पावर, जिसकी वजह से मोर हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन इसकी वजह से ज्यादा आते हैं। दो पॉइंट हो गया। तीसरा, अच्छा वो हाइड्रोजन आयन ज्यादा ये दोनों आयनाइजिंग पावर हो क्यों रही है उसकी रीजन में हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वो वीक हैं, इसके मालिक्यूल्स के दरमियान वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो इसके दरमियान बॉन्ड एनर्जी है वो भी इसकी लो है। लो बाण एनर्जी, बाण एनर्जी उसकी लो होती है। तो इन वजूहत की वजह से एच आई जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो एच प्लस आयन बड़ी जल्दी लूज करेगा, जल्दी लूज करेगा तो फिर अगला स्टेप भी सारा प्रोसेस उसी हिसाब से जल्दी हो जाएंगे। इस वजह से हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन में हमारे एच आई जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। अच्छा, ये तो हो गया ना ओवरऑल। और रिएक्शन के हवाले से आपको याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये आपने जेहन में रखना है कि जब भी किसी में अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में बदलना है, यहाँ से आप इस रख लें, अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या करना है, अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवाना है। यानी ओवरऑल जो याद रखने वाला पॉइंट है कि जब भी किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कीन से रिएक्शन करवाऊंगा, सॉरी अल्काइल हैलाइड हम मैंने बनाना है अल्कीन से, तो फिर अल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करना है हमने, तो रिएक्शन होने के बाद वो हमें अल्काइल हैलाइड प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है जी। तो मेरे ख्याल आज इतने ही काफ़ी करते हैं दो। तो तीसरा पॉइंट तो आगे फिर हुआ ना।
मैकेनिज्म वगैरह, इसका काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो वो टाइम लग जाएगा, तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ठीक हो गए जी। असल आपकी ना उम्र, आपकी आवाज़ नहीं आती, माइक आपका हिलता नज़र आता है लेकिन आवाज़ नहीं आती, पता नहीं अब क्या मसला माइक में। अब आ रही है सर? हाँ हाँ, बोले बोले। जी सर, ओके। चलें, क्वेश्चन तो कोई नहीं है जी। नो सर। चलो ठीक है, ठीक हो गया, चलें कल फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू ओके करेंगे। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।